जय हिंद। देखिए, आज हम लोग बीपीएससी TRE 3.0 और 2.0 में जितने भी मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं 6 to 8 लेवल में, आज हम लोग उन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो चलिए आज हम लोगों का प्रश्न स्टार्ट होता है। पहले हम लोग जो इसमें प्रश्न देखेंगे वो TRE 2.0 का होगा, यानी प्रथम 8 प्रश्न जो होंगे आपका, प्रथम के 8 प्रश्न, ये 2.0 में जितने प्रश्न पूछे गए मैथ का उनका पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक उसके बाद 8 प्रश्न जो नेक्स्ट होंगे, यानी 9 से जो स्टार्ट होंगे, वो प्रश्न आपका 3.0 का होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न जो है, प्रश्न ये है कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर, इसकी कीमत कुल कितनी बता रही है? तो 9 रुपया है। ठीक है। आगे कहता है 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत कितनी है? तो 18 रुपया है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर का मूल्य क्या होगा? प्रत्येक मतलब होता है एक पेंसिल का दाम बताना है कितना होगा और एक रबर का मूल्य क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आपको दिए गए डाटा के अनुसार काम करना है कि 2 पेंसिल और 2 रबर जो है आपका, इसका टोटल वैल्यू कितना बता रहा है? तो ये 3 रबर है आपका, तो 2 पेंसिल 3 रबर, इसका मूल्य कितना है? तो 9 रुपए। ठीक इसी प्रकार फिर अगले स्टेप में कहता है कि 4 पेंसिल और 6 रबर, इसको मिला करके जो है इसका रेट कितने रुपए है? 18 रुपए है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर का, कहने का मतलब एक पेंसिल बताइए और एक रबर का मूल्य बताइए कि कितना रुपया होगा। देखिए, हम लोग इस प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सोल्व कर लेंगे। देखिए, हम इसमें दिए गए डाटा के अनुसार ही काम कर लेंगे। देखिए कैसे, यदि हम बात करें कि अगर इसमें जो दिया गया आपको 2 पेंसिल और 2 रबर का, इसका मूल्य जो आपको ज्ञात है, इस मूल्य में देखिए कि 2 पेंसिल 3 रबर और अगले स्टेप में 4 पेंसिल 6 रबर, क्या इसमें से आपको 2 कॉमन मिल रहा है क्या? तो अगर हम इसकी बात करें कि अगर इसमें 2 आपका कॉमन आ रहा है, तो 2 पेंसिल और 3 रबर, इसका टोटल मूल्य कितना आ रहा है? तो सब मिला करके 18 है। तो देखिए, यहां से अगर 2 से काट दें तो कितना आ रहा है? तो 9 आ रहा है। इसका मतलब 2 पेंसिल 3 रबर क्या ऊपर वाले के बराबर है? तो बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब है कि हमें एक एक पेंसिल का लगाना है, मूल्य कितना होगा? तो देखिए, आप इसको सेटिस्फाई कर दीजिए। किस तरह से? तो अपने मन से वैल्यू को मान करके। तो किस तरह से मानेंगे? देखिए, अगर हम एक पेंसिल का मूल्य लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य इसी में से रखते हैं, अगर देखिए कि एक पेंसिल का मूल्य अगर 1 रुपया होगा और एक रबर का मूल्य 2 रुपया, तो क्या इस समीकरण को यह संतुष्ट करता है या नहीं? और जो इनमें संतुष्ट कर जाएगा वही उसका आंसर होगा। तो देखिए, एक पेंसिल का मूल्य अगर 1 रुपया है तो 2 गुने 1 करिएगा 2 हो जाएगा। एक रबर का मूल्य 2 रुपया है तो इसका 2 रुपया रखिएगा, तो 3 गुने 2 करिएगा तो 6 और 6 और 2 8, जो कि 9 के बराबर नहीं है। कहने का मतलब ये ऑप्शन ए आपका सही नहीं हो सकता, कोई भी सूरत में नहीं। अब दूसरे की बात करें तो यहां पर क्या दिया गया है कि एक पेंसिल का दाम करें 3 रुपया लीजिए। देखिए, एक पेंसिल का मूल्य अगर 3 रुपए लेते हैं तो 3 गुने 2 करिएगा तो इस जगह आपको कितने रुपए आ रहे हैं? तो 6 रुपए आ रहे हैं। और एक रबर का मूल्य 2 रुपया है तो इस तरह 3 गो का कितना हो जाएगा? तो 3 दूने 6 हो जाएगा। देखिए, 6 और 6 जोड़िएगा तो 12, जो भी 9 के बराबर नहीं हो रहा। कहने का मतलब ये भी आपका ऑप्शन बी जो है, ये भी आपका सही नहीं है, क्योंकि इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो ये भी ऑप्शन में आपका नहीं मिला। चलिए एक और है, इसमें ट्राई कर लेते हैं। एक पेंसिल का मूल्य कर रहा है 2 रुपया लेने, अगर 2 गुना 2 करते हैं तो यहाँ 4 तो आ जाता है। फिर एक रबर का मूल्य 1 रुपया है तो 1 गुने 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 और 4 क्या 9 पुर जाता है? तो नहीं पुरता है। तो ऑप्शन आपका सी में भी नहीं है। तो इसमें कोई भी पेंसिल या रबर का मूल्य इस समीकरण को संतुष्ट नहीं किया, तो अतः ये भी ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा।
तो समझ गए होंगे। तो दिए गए वैल्यू को इसमें बैठाइए, जो समीकरण संतुष्ट कर जाएगा वही उसका मूल्य होगा, अन्यथा एक भी इसमें टच नहीं किया, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो नन हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2 नंबर। देखिए कहता है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। 4 बहन है जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है, तो चारों बहनों का योग कितना होगा, तो 4 को गुना कर दीजिए 7 से, तो ये क्या हो जाएगा, तो 28 वर्ष हो जाएगा 4 बहनों की आयु का योग। कहता इसमें मां की आयु जोड़ दें तो औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, तो 6 वर्ष बढ़ जाती है। देखिए 4 बहन है, उनकी आयु का कुल योग कितना है, 28। कहता मां की आयु जोड़ दें, तो इसमें मां की आयु मान लीजिए x वर्ष है, तो जोड़ देने के बाद अब तो आदमी की संख्या 5 हो गए, क्योंकि 4 बहन 1 मां टोटल हो गए 5। इनका औसत जब निकालेंगे तो कहता पहले की तुलना में 6 बढ़ गया, तो पहले था 7 अब 6 बढ़ गया, तो 7 और 6 कितना हो गया, तो 13 हो गया। चलिए तो 28 प्लस x और इस 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 गुने 5 करिएगा तो 65। इसको इस ओर लाइए, x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो 65 माइनस 28 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 7, या 5 में 2 जाएगा तो 3, यानी ये कितना हो जाएगा, तो 37 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। देखिए 3 का जो सवाल है आपका प्रिज्म से रिलेटेड सवाल दिया गया है। चलिए समझते हैं सवाल नंबर 3। कहता है कि 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल वाले 23 मीटर ऊंचाई वाले प्रिज्म का आयतन बताइए। देखिए आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी बेस जो है इनका एरिया आपको मालूम है, आधार जो है प्रिज्म का उनका एरिया मालूम है, कितना है, तो 121 वर्ग मीटर, और इसकी प्रिज्म की ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो ऊंचाई दे रखी है 23 मीटर। हमें इनका आयतन पूछ रहा है, तो देखिए प्रिज्म का आयतन जो होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस अर्थात आधार का क्षेत्रफल इसमें गुने क्या होती है, तो ऊंचाई होती है, यानी बेस के एरिया में मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट से, तो प्रिज्म का क्या हो जाएगा, तो आयतन। तो आधार का क्षेत्रफल है 121 और ऊंचाई कितनी है, तो 23 है। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2783 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है, तो 3 है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 4 देखते हैं। देखिए 4 बनाना तो नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। देखिए सबसे पहले हम बात करें 1 से लेकर 100 तक जो आपको मिलेगा वो 25 अभाज्य संख्या मिलेंगे। 1 से 100 के बीच कितने मिलेंगे, तो 25 मिलेंगे। और 1 से 50 तक में बात करें तो आपको 15 अभाज्य संख्या मिलेंगे। और 50 से लेकर के 100 तक की बात करें तो आपको कितने मिलेंगे, तो 10 मिलेंगे। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या है, 15 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। देखिए 5 नंबर सवाल में क्या कहता है, इसका वर्गमूल बताना है कितना होगा। देखिए सबसे पहले बात करें इस सवाल में, तो ऊपर जितने अंक के बाद पॉइंट है, नीचे भी देखिए उतने ही अंक के बाद पॉइंट है। 4 4 4 8 अंक पॉइंट है ऊपर, नीचे भी 8 अंक के बाद है। तो दोनों पॉइंट को आप समाप्त कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचता है, तो 1225 ऊपर और नीचे कितना बचता है, 5329। आपको बढ़िया से याद होगा कि 1225 जो है ये 35 का स्क्वायर होता है, और ये किसका है, तो 73 का स्क्वायर किया हुआ। तो दोनों का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो ऊपर 35 और नीचे 73 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या है, राइट है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए 6 जो है ये आपका क्यूब रूट से दिया गया है। ठीक है, क्यूब रूट वाले से, या आपको ये बोलते हैं क्या, ये स्क्वायर जो है वहां से भी इस तरह का प्रश्न आता है। ऊपर जैसे हम लोग देखे स्क्वायर रूट था,
ये 5 में से 1 बाहर निकालना है आपको। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इस करनी के अंदर जो भी संख्याएं रहती है उतनी ही संख्याओं में से एक नंबर बाहर निकलता है। तो जैसे हम 3125 की बात करें और इधर आपको x के पावर 10 दे रखा है, y के पावर 5 है और z के पावर 10 है। 3125 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर के पावर 5 और y के पावर 5, तो ये तो ठीक है, और z को लिख सकते हैं z स्क्वायर के पावर 5। देखिए ये जो है इस करनी का रूल है इस तरह से लिखने का, इनको लिख दिए। अब देखिए इस करनी में कितना है तो 5 में 1 बाहर आएगा तो ये 5 बाहर आ गया, इस 5 में 1 बाहर आएगा तो अंदर में क्या है तो x स्क्वायर है और y 5 है तो इनमें से 1 ही बाहर आएगा तो y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तो z स्क्वायर। देखिए ये जो ऑप्शन में होगा यही आपका आंसर हो जाएगा, 5x स्क्वायर y और z स्क्वायर, 5x स्क्वायर y और z स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 क्या है तो बिल्कुल सही है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 की ओर देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 7 जो है आपको त्रिकोणमिति का दिया हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री से सवाल है। देखिए लिखा क्या गया है कि 3 tan थीटा बराबर 4 है। क्या हम tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 4 बटे कितना 3। देखिए अब मान किसका निकालना है तो इनका आपको मान बताना है क्या होगा। देखिए सबसे पहले इनका जो हमें मान निकालना है आप इनको पहले लिख लीजिए। देखिए इस सवाल में क्या करना है, आप कोशिश करिए सबसे पहले इनको tan लाने का। tan कैसे आएगा, इसलिए tan लाने का प्रयास करेंगे क्योंकि मान आपको tan का दे रखा है। तो आप ऊपर और नीचे दोनों ओर में भाग दीजिए, किससे तो cos थीटा से भाग लगाइए, ऊपर और नीचे। जब ऊपर आप भाग देंगे cos से तो दोनों में भाग देना पड़ेगा, तो sin और cos को जब डिवाइड करिएगा तो sin बाय cos क्या दे देता है तो tan थीटा दे देता है, और cos से cos को डिवाइड करिएगा तो केवल क्या बचेगा तो 2 बचेगा। अब नीचे बात करें तो sin बाय cos कीजिएगा तो केवल आपके पास tan पुट जाएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब 3 tan थीटा हो जाएगा, cos से cos कटेगा और माइनस क्या बचेगा तो 2 बचेगा। चलिए अब इसमें देखिए आपको tan थीटा का वैल्यू दे रखा है तो इसका मान बैठा दीजिए, तो 3 मल्टीप्लाई tan थीटा का वैल्यू है 4/3 प्लस में कितना है तो 2। नीचे बात करें तो 3 मल्टीप्लाई 4/3 और माइनस में 2, 3 से 3 को खत्म करिए तो ऊपर बच रहा है 4 + 2 तो 6 हो जाएगा, नीचे 4 - 2 करिएगा तो 2 डिवाइड करिए तो क्या आ रहा है तो 3 आ रहा है। देखिए आपका इसमें ऑप्शन में 3 कहीं पर नहीं है, इसका आंसर क्या जाएगा तो नन जाएगा। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 नंबर पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि लोहे का एक ठोस टुकड़ा 49 × 33 × 24 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ के आकार का। देखिए ये घनाभ की विमाएं दी गई है, कह रहा इसको ढालकर ठोस गोला बनाया जाता है। घनाभ से क्या बनाया जा रहा है तो गोला बनाया जा रहा है, तो गोले की क्या होगी त्रिज्या निकालिए कितना होगा। देखिए सबसे पहले हम बात करें, अगर घनाभ को पिघला करके अगर गोला बना रहा है तो इनके परिमाप में परिवर्तन हो सकता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है, परंतु दोनों के आयतन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। आयतन हमेशा उनका क्या रहेगा तो सेम रहेगा। तो इसलिए हम लोग इनका आयतन उपयोग करके इस सवाल का आंसर निकालेंगे। तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे कि घनाभ का जो आयतन होगा वो किनके आयतन के बराबर होगा तो ठोस गोले के आयतन के बराबर होगा। तो गोले का आयतन ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए 49 × 33 गुने कितना 24। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। इनको आप सोल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा। तो इनको अभी एक स्टेप और लिखिए 49 × 33 × 24। देखिए ये नीचे का 3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, ऊपर का 4 इस और डिवाइड में हो जाएगा, तो केवल बचेगा πr³। तो पाई का वैल्यू 22/7 होगा
और आर क्यूब रहने दीजिए। इसको आप काट दीजिए, तो 11 से काटिएगा तो 2 बार में, 11 से काटिएगा तो 3 बार में कटेगा, ठीक है। और इसको काटिए, देखिए यहां से अगर हम 2 से काटते हैं तो 2 से कट जाएगा कितने बार में, तो 12 बार में डिवाइड हो जाएगा। 4 से काटिए तो 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब तो नहीं कट रहा है, इस 7 को इस ओर लेकर के आ जाइए, तो यहाँ 49 है, गुने में इस 7 को कर लीजिए तो यहाँ 7 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 3 बच रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 किसके इक्वल है, तो आर क्यूब के इक्वल है। देखिए इस 49 को हम लोग ब्रेक करें तो 7 का क्यूब लिख सकते हैं, यहां पर 1 2 3 बचा, यहां पर 1 और 3 देना पड़ेगा, 1 और 3 दे दीजिए, तो यहां पर 3 का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू आर क्यूब। देखिए ये इस ओर आएगा तो ये क्या बनाएगा, तो 3 का करनी बनाएगा, ये 7 के पावर 3, 3 के पावर 3 इक्वल टू आर बचेगा, तो 7 निकलेगा और 3 निकलेगा, तो 7 गुने 3 कितना हो जाएगा, तो 21 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 का आंसर ये हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, आज ये जो है आपका प्रथम से लेकर के 8 तक का जो सवाल था, ये आपका TRE 2.0 में 6 to 8 वाले प्रश्न में पूछा गया बीपीएससी द्वारा। अब जो नेक्स्ट प्रश्न आएगा वो आपका आएगा TRE 3.0, जो कि पेपर आपका कैंसिल हो चुका है, लेकिन हम लोग उसमें पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का आता है, करनी से ही रिलेटेड है, घातांक और करनी का ही सवाल है ये। चलिए हम लोग इसको सोल्व करेंगे। सवाल है आपका, x का मान दे रखा है कितना, तो x का वैल्यू ये दिया गया है। देखिए कितना मान है, तो 3/2, इस पर स्क्वायर है 2/3 के पावर -4 दे रखा है। ये वैल्यू किसका है, तो x का है, और हमें मान किसका चाहिए, तो x के पावर -2 का वैल्यू चाहिए। देखिए यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/3 है, तो सबसे पहले आप बेस को सेम करिए। अगर हम 3/2 इसे रहने देते हैं, तो इसे जैसे ही आप 3 ऊपर ले जाएंगे, 2 नीचे करेंगे, तो इसका जो माइनस था वो अब क्या बन जाएगा, प्लस। देखिए बेस सेम रहने पर गुणों की स्थिति में इनके पावर को ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। तो यहां से हमें x का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 3/2 के पावर कितना आ रहा है, तो 6 आ रहा है। बट हमें ये नहीं पूछ रहा, हमें पूछ रहा है x के पावर -2 का मान। क्या इसे हम 1/x² भी तो लिख सकते हैं। चलिए तो यहां से देखते हैं कि 1/x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू है 3/2 और इस पर पावर कितना है, 6 है, और देखिए यहां पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर रखिए, तो ये आ जाएगा कितना, तो 1/3/2 के पावर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 गुने 2 करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अगर हम जैसे ही ऊपर का 1 समाप्त करते हैं, हटाते हैं इनको, तो इनका पावर जो है वो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, यानी 3/2 के पावर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए 3/2 के पावर -12, ये आपका ऑप्शन ए में भी है। अब थोड़ा सा देखिए, यदि हम यहां 2/3 को बदले तो इसका पावर प्लस हो गया, तो क्या हम इस चीज को देखिए तो 2/3 के पावर प्लस में 12 नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। इसका मतलब 2/3 भी कहीं पर है। देखिए ये जो ऑप्शन बी है 2/3 के पावर 12, ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। इसीलिए इस सवाल का जो आंसर होगा ए भी होगा और बी भी होगा, अर्थात दोनों सही हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 से अधिक। तो आंसर जो होगा इसका 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। इसमें जरूर है बहुत सारे बच्चों का गलती हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब ये गलती किसी काम का नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब कहता क्या है, 10 नंबर सवाल, 1000 पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताइए क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। 1000 रुपए है, इसमें 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। देखिए प्रथम साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज होता है, दोनों समान होता है। जब हम 4% की रेट से लगाएंगे तो इन पर ब्याज कितना आएगा, तो ये आ जाएगा कितना, तो 40 रुपए होगा। और दूसरे साल में देखा तो ये तो
ब्याज तो साधारण रूप से 40 ही होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है, तो इनका जब हम लोग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 का हम लोग निकालेंगे 4%, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 रुपए। कितना हो जाएगा, तो 1.6 रुपए हो जाएगा। तो देखिए प्रथम साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 40। दूसरे साल का अगर हमें पूछता तो 40 प्लस 1.6 करते तो 41.6 रुपए होता, परंतु चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, न कि दूसरे साल का पूछा है। देखिए वैसे आपका आंसर यहां पूर रहा है, ठीक है, ये वही नहीं आ रहा है आंसर आपका 41.80, वैसे भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां से देखिए आप क्या करेंगे, हमें जो पूछा वो बताना, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है कि 2 साल में क्या होगा। तो देखिए कुल ब्याज कितना आ रहा है, तो यहां से देखिए 40 और 40 कितना हो गया, तो 80 हो गया, अब प्लस में कितना है, तो 1.6 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 81.6 रुपए जो होगा इसका रियली में आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो नन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, सवाल नंबर 11। देखिए 11 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, एक नियमित बहुभुज जो है उनके बाह्य कोण की माप जो है कितना बता रहा है, 45 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या बताइए। देखिए किसी बहुभुज का बाह्य कोण जो होता है, ठीक है, बाह्य कोण, इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग 360 बटे भुजाओं की संख्या, ठीक है, 360 बटे भुजाओं की संख्या। तो देखिए बाह्य कोण कितना है, तो 45 डिग्री है, और इधर 360 बटे n, इनसे जब आप काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, तो एक बार में, तो 1 गुने n करेंगे, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, तो 8 भुजाएं। 11 का ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 है। 12 नंबर सवाल की बात करें, एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक। आगे कहता है 480 सेंटीमीटर क्यूब तरल पदार्थ को रखने के लिए इसे कितना ऊंचा बनाया जाना है। देखिए जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो वो आपका आयतन होगा, ये इसमें निकलेगा, और ये बर्तन किस रूप का होगा, तो घनाकार नहीं होकर के ये कैसा होगा, तो घनाभाकार होगा, ठीक है। हम लोग इनके आयतन की मदद से बनाएंगे, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये इस बर्तन का आयतन होगा, जिसका वैल्यू कितना दिया है, तो 480 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए इस बर्तन की लंबाई कितनी है, 10, चौड़ाई कितनी है, 8, ऊंचाई निकालनी है, छोड़ दीजिए, इनको आप लोग डिवाइड करिए, तो देखिए ये 0 से ये कट जाएगा, 8 से कितने बार में, तो 6 बार में, तो ऊंचाई कितने हो जाएंगे, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो 12 का जो आंसर हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो बी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर, 13 नंबर। सवाल की ओर, किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है। किसी संख्या का 4 गुना, कोई एक नंबर है x जिसका 4 गुने 60 से उतना ही कम है, ये संख्या 60 से कम है, तो 60 से क्या हो जाएगा, कम है। आगे देखिए फिर क्या कहता है, जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है। 61 से क्या है, तो अधिक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 61 से 7 गुना अधिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7x जो है ये माइनस है किसके बराबर, 61। तो देखिए यहां से इस दोनों समीकरण को और फेर कीजिए तो आपको आ जाएगा आंसर, ये माइनस में इस ओर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये देखिए 4x माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 1, इधर हो जाएगा 11x, इससे काट दीजिए तो कितने बार में कट जाएंगे, तो 11 बार में कट जाएंगे। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 11, वह संख्या कौन सी है, तो 11 है, ठीक है। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 में कह रहा, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4, एक आयत की चौड़ाई जो है उसकी लंबाई की कितनी है, तो 3/4 के बराबर है। लंबाई की 3/4, देखिए लंबाई का 3/4, इस l को आप इस ओर लाइए तो b/l इक्वल टू 3 बाय क्या हो जाएगा,
तो 4। अगर हम इनका रेशियो दें लंबाई और चौड़ाई का, तो लंबाई 4 है और चौड़ाई 3 है, तो 4:2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि आयत की परिधि 546 है, परिधि का मतलब परिमाप, ठीक है, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, तो इसको रेशियो में जोड़ना है। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, तो 546 दे रखा है। इनसे इनको डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितने बार में, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। अनुपात 7 का वैल्यू कितना है, तो 273। 7 से काट दीजिए, 7 तिहाई 21 हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएंगे। तो अनुपात 1 का वैल्यू 39 आ रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आयत की विमाएं अर्थात लंबाई और चौड़ाई। देखिए अगर हम लंबाई का रेशियो देखें तो 4 है, तो अगर हम लंबाई निकालते हैं यहां से, तो 4 गुने कितना हो जाएगा, 4 गुने हो जाएंगे 39। तो इनको आप गुना कर दीजिए, 9 चौक 36, 3 रह गया, 4 तिया 12, 3 15, यानी आपका लंबाई आ रहा है 156। चलिए चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितना है, तो 3 है, तो 3 गुने 39 करिए, तो 9 तिहाई 27, 2 हो गया, 9 2 11, 156 117, 156 117। देखिए किसी भी ऑप्शन में 156 और 117 नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन में आपका आंसर नहीं है, इसलिए इसका आंसर आप लोग सी टिक करेंगे, ई टिक करेंगे, यानी 5वां ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सिक्के पर आधारित सवाल है। एक बैग में 187 रुपए है, ठीक है, जिसमें सिक्के का प्रकार है 1 रुपए, 50 पैसे, 10 पैसे के सिक्के के रूप में 3, 4, 5 के अनुपात में है। तो बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः है। चलिए तो एक बैग में कुल कितने रुपए रखे गए हैं, तो 187 रुपए रखे गए हैं। बैग में 187 रुपए है। चलिए तो कैसा कैसा रुपया है, तो 1 रुपया का है, 50 पैसे का है और 10 पैसे का है। तो इसमें इनका सिक्का का रेशियो क्या है, तो 3:4:5 के रूप में है, ठीक है। चलिए ये तो आपका सिक्का हो जाएगा। आप इनको कन्वर्ट कर दीजिए रुपये में, क्यों, क्योंकि ये जो 187 दिया गया है ये आपका रुपया में है। तो जब आप इनको रुपये में कन्वर्ट करोगे तो 3 तो रुपया में है, लेकिन ये रुपये में नहीं है। तो 50 पैसे में 1/2 रुपए हो जाएंगे, तो 1/2, और 10 पैसे में 1/10 रुपए हो जाएंगे। तो इसको काट दीजिए, तो 1/2 हो जाएगा, वहां यहां हो जाएगा 2, तो 3:2:1/2। ये इनका जो रेशियो होगा ये रुपये का रेशियो होगा। तो तीनों को जोड़ने के बाद कितना पुरना चाहिए, तो 187 रुपीज पुरना चाहिए। तो जोड़ लीजिए, तो 3 और 2 5, और इनको जब जोड़िएगा तो 5 और कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और कितना वैल्यू है 187। जोड़िए कितना हो जाएगा, 5 25, 1 26 हो जाएंगे आपका, ये 10 1 11 बटे कितना हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे, और 187 है। इनको डिवाइड करिए तो 11 कम 11, 11 सत्ते 77। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 गुने 2 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो 34 मिल जाएगा। तो देखिए अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, यानी ये वाला वैल्यू आपका आंसर होगा। देखिए एक रेशियो का वैल्यू कितनी है, तो ये है 34। तो अगर हम 3 की बात करेंगे तो देखिए 3 गुने कितना करना पड़ेगा, तो 34 करना पड़ेगा। 4 तिया 12, 1 रह गया, 3 तिया 9, 1 10 हो गया। हम 4 की बात करें तो 4 गुने 34 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 136 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुने 34 ये 170 हो जाएंगे। तो जिस ऑप्शन में ये होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका मिल रहा है 2 में, तो आपका आंसर बिल्कुल 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए ये बहुत आसान सवाल है। एक वृत्त की त्रिज्या जो है 40% बढ़ा दी गई तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। देखिए
देखिए ये ए भी फॉर्मूला पर आधारित है, तो आप इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं 40 प्लस 40 गुने 40 बटे कितना, तो 100 लिखेंगे। ये दोनों जीरो काट दीजिए, इधर हो जाएंगे आपका 80, इधर 16 हो जाएंगे, सबको ऐड करिए तो 96% इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों, आज का यहां तक सवाल था आपका। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 और 3.0 में 6 to 8 में जितने भी मैथ के प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्नों का हमने बारी बारी से सॉल्यूशन देख लिया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जहां आपको जीके, जीएस एवं मैथ और साइंस जैसे सभी प्रश्नों को जो आपको बीपीएससी में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।